आज की क्लास में हम करंट डेंसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। करंट डेंसिटी जो होती है वो जे से रिप्रेजेंट होती है। जे जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने एक वायर शो किया है। इस वायर में आई करंट फ्लो कर रही है और इस वायर के जो परपेंडिकुलर एरिया है, करंट के परपेंडिकुलर एरिया है वो ए है। तो करंट डेंसिटी होती है जे। ये होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट अपॉन एरिया को अपन जे बोलते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट जो होती है वो हो जाती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब एक और अपन इसके बाद में नेक्स्ट इसके ऊपर की एक बात पढ़ते हैं, वो ये है कि सपोज कीजिए हमारे सामने जो वायर है वो इस तरह से है कि उसका जो सेक्शन है वो ऑब्लिक सेक्शन है, तिरछा काटा हुआ है। इस केस में जो एरिया होगा वो करंट की डायरेक्शन के थीटा एंगल पर रहेगा। ये करंट की डायरेक्शन इसके थीटा एंगल पे एरिया होगा। तो एरिया का इस तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा जो कि करंट के परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी हो जाएगी आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो यानी ये करंट डेंसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू जे अपॉन ए कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है। जब वायर बिल्कुल करंट के परपेंडिकुलर काटा हुआ हो तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए लगाना है। जब वायर को ऑब्लिक तिरछा काटा हुआ हो तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा या आई इज इक्वल टू जा कॉस थीटा भी आप इसको लिख सकते हो। तो आई की वैल्यू हो जाएगी जे डॉट ए। ये आपको करंट डेंसिटी के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर इससे एक रिलेटेड एक आपको बेसिक फैक्ट जो होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिक फैक्ट है कि अगर हम एक वायर लें और वो जो वायर है उस वायर को हम आगे से ड्रॉ करके इसको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का मतलब इसको आगे से हम खींचें। अगर हम इसे खींचेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल एरिया है, यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कैपिटल ए इज मोर देन स्मॉल ए। ये बड़ा एरिया है, ये स्मॉल एरिया है। इसमें वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो आई करंट फ्लो कर रही है। तो जो यहाँ पे डेंसिटी होगी करंट डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। इस तरफ हो जाएगी J1, इस तरफ हो जाएगी J2। तो J जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर एरिया स्मॉल होगा वहां पे J की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप देखोगे J2 इज हायर देन J1। यानी जब वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा। तो आपको याद रखना है करंट की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन करंट की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग हो जाती है। कहीं पर जहां पर एरिया ज्यादा है वहां डेंसिटी कम रहेगी, जहां एरिया कम है वहां डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कई बार आपने देखा होगा कि पतला वायर होता है, बिल्कुल पतला वायर, उसमें करंट फ्लो कर रही होती है। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो शॉक लगता है और शॉक लगने के साथ साथ में डेंसिटी ज्यादा होती है तो हमारी स्किन पे जो है बर्निंग का एक छोटा सा साइन आ जाता है। हमारी स्किन बर्न हो जाती है, वहां से जल जाती है, काला रंग का दाग पड़ जाता है। वो ब्लैक कलर का स्पॉट इसलिए आता है क्योंकि वहां पे करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, हमने उसको पकड़ लिया तो करंट तो वही लगी, मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी लेकिन डेंसिटी ज्यादा थी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्किन में एंटर हुए, इसलिए जो स्किन के ऊपर है ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है। तो ये आपको करंट डेंसिटी के बारे में याद रखना है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी जो होती है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसकी मोबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो कितना मोबाइल है, कितना मूव कर सकते हैं। किसी भी करंट कैरियर के मूविंग होने की जो एबिलिटी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कितना इजीली मूव कर सकता है। जितना इजीली मूव करेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, जितना उसको मूव करने में, आगे बढ़ने में तकलीफ होगी उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। तो देखिए हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको याद रखना है।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ से लिखा है मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू होती है E/m/τ। तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। और अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट लगाएंगे, वो हमारी मोबिलिटी हो जाएगी। तो मोबिलिटी किस किस का रेशियो होती है? मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होती है। अगर आप इस फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालें तो जो आपका रेशियो आएगा वो E/m/τ आ जाएगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो मोबिलिटी होती है, एक तो वो E/m रेशियो पे डिपेंड करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का E/m का रेशियो कांस्टेंट होता है, अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल का E/m निकलवाएं तो आपको E/m के प्रोपोर्शनल मोबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, उसका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसके ऊपर भी मोबिलिटी डिपेंड करती है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है। लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर मोबाइल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे उनकी मोबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब मोबिलिटी की हम यूनिट बना लेते हैं। यूनिट बनाना बहुत इजी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो आपको मोबिलिटी की जो यूनिट है वो याद रखनी है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। आगे हम जैसे जैसे फर्दर फिजिक्स आगे बढ़ेगी, आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां पे आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है वो सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर होल्स भी होते हैं, होल्स की मोबिलिटी से डबल होती है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो करंट का फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही नहीं होता है, उस करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों ही उसके अंदर जो है अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी डिफरेंट होती है, होल्स की मोबिलिटी से इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो डबल होती है। तो ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। ये हमारा थर्ड टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ की लिमिटेशन से पढ़ने से पहले आप दो टर्म्स हैं, इनका मतलब समझ लीजिए, ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल। ये क्या होता है इससे हम समझते हैं। तो एक तो होता है ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जिसके लिए V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है और वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन ओमिक मटेरियल जो होता है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये इसके अंदर कभी भी V इज प्रोपोर्शनल टू I वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये डजंट फॉलो ओम्स लॉ, ये आपको याद रखना है। तो कई बार हमें एग्जाम के अंदर या वाइवा में यही पूछ लिया जाता है ओमिक मटेरियल या नॉन ओमिक मटेरियल किससे कहते हैं। तो आपको सिंपल याद करना है, ओमिक मटेरियल इज दैट काइंड ऑफ मटेरियल विच फॉलोज ओम्स लॉ, एंड व्हाट इज नॉन ओमिक मटेरियल? नॉन ओमिक मटेरियल इज दैट मटेरियल विच डजंट फॉलोज द ओम्स लॉ। ये हमें बेसिकली इसको याद रखना है। उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि नॉन ओमिक मटेरियल जो होते हैं उसमें तीन ऐसे डिफरेंट पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस वजह से वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि भाई जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट लीनियर। वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है कि जो V और I होता है उसका रिलेशन परफेक्टली लीनियर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं एक बल्ब ले लूं, ये मान लीजिए मैं एक बल्ब ले लेता हूं, ये एक बल्ब है और इस बल्ब में फ्लो होने वाली करंट को मैं बढ़ाऊं, तो मैं जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ाऊंगा तो जो वोल्टेज है
वो बढ़ेगा और इसके साथ साथ में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो V और I के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस बल्ब के लिए V और I का ग्राफ प्लॉट करूं तो O to A तक तो V और I प्रोपोर्शनल है। A पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रही है और ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमारा ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ जो है ये ग्राफ नॉन लीनियर हो गया। तो आप देखेंगे A to B के बीच में इसने ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये नॉन ओमिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा बिटवीन A to B, और O to A के बीच में ये ओमिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपको याद करके जाना है, whenever the current flowing in the bulb is increased, then due to the change in temperature, due to the rise in temperature, resistance of the bulb increases and therefore it doesn't follow the Ohm's law. Between point A and B, it is not following the Ohm's law. ध्यान रखेंगे ये ग्राफ इस लाइन के नीचे नहीं लाएंगे, ये ग्राफ जो है पॉजिटिव स्लोप रखना है आपको, इस ग्राफ को ऊपर की तरफ ही आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ओम्स लॉ की लिमिटेशन का। सेकंड जो पॉइंट है उसको हमें समझना है कि जो V और I के बीच की जो पोलैरिटी है उसके ऊपर जो करंट है वो अगर डिपेंड करेगा तो फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब है मेरा कहने का, इसको समझिए। जैसे मैं एक V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव जो है उसकी जगह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए एक वायर है, इस वायर के ऊपर मैंने बैटरी लगाई और अब देखिए इसी वायर के ऊपर मैंने बैटरी की टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। अगर मैं बैटरी के टर्मिनल को चेंज करूंगा तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, अब एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन करंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे 1 एम्प की करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पे भी 1 एम्प की करंट फ्लो करेगी। यानी वैल्यू ऑफ करंट जो है वो डजंट डिपेंड ऑन पोलैरिटी होती है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द करंट इट डजंट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज। प्लस को माइनस की जगह, माइनस को प्लस की जगह जोड़ोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सेमीकंडक्टर मटेरियल देखेंगे, डायोड, ये डायोड है, आप आगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे। इस डायोड को अगर हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़े तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो करेगी। लेकिन अगर हम इस डायोड के पॉजिटिव से बैटरी का नेगेटिव जोड़ देंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे बैटरी की जो पोलैरिटी है वो चेंज की है, तो करंट होगी वो इससे 1000 टाइम कम हो जाएगी, इसमें 1000 गुना हमारी जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इसका आईवी ग्राफ बनाएं, अगर हम इसमें आईवी ग्राफ को बनाएं तो आप देखोगे कि जो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव का रिवर्स पॉजिटिव है, इसको रिवर्स बोल देते हैं और इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि फॉरवर्ड में जो करंट है वो मिली एम्पियर्स में है और रिवर्स में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में करंट है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो फॉरवर्ड का मिली एम्पियर में बनेगा और रिवर्स का जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में बनेगा। तो ये आपको वहां पे समझाना है दैट वैल्यू ऑफ द करंट डजंट डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल। पोटेंशियल के ऊपर हमारी पोलैरिटी जो है के ऊपर हमारी करंट डिपेंड नहीं करती है, तो हुआ ओमिक। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द करंट, हियर द वैल्यू ऑफ द करंट इज डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल, it is depending on the potential, therefore it is not following the Ohm's law। ये Ohm's law को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड जो पॉइंट हमें याद रखना है Ohm's law की लिमिटेशन में, वो पॉइंट हमारा ये है दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक रिलेशन नहीं आता है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। यूनिक का क्या मतलब होता है समझिए।
मान लीजिए एक मार्कर है, ये मार्कर, ये जनरल मार्कर है, कैमलिन का मार्कर है, ये सब जगह आपको मिलेगा, हर एक शॉप पे मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक ऐसा मार्कर है जो यूनिक है, उसकी जो इंक है वो मान लीजिए गोल्डन इंक है, उसकी टिप जो है वो सिल्वर टिप है, ऐसा कोई जनरलाइज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो अगर ऐसा कोई मार्कर होगा तो वो किसी के पास, पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं, किसी के पास नहीं, तो मैं बोलूंगा कि मेरा मार्कर जो है वो यूनिक है। अब ओम्स लॉ ने क्या बोला था और यहाँ मैंने क्या लिखा है इसको समझिए। ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो अपनी नेचर को कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वायर पे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, या उसमें अगर करंट फ्लो को बढ़ा दोगे बैटरी की पोटेंशियल से बढ़ा के तो उसके पोटेंशियल अक्रॉस वोल्टेज रजिस्टर जो होगा वो बढ़ेगा। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो यूनिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन आप देखोगे कई ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है, या थायरिस्टर वगैरह होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि जब हम उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। तो देखिए इसमें यूनिकनेस नहीं है, यूनिकनेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो तरह के रिलेशन आ गए, देयर आर टू रिलेशन। पहले वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ी यानी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, फिर वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम होने लगी। अगर वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो गई तो जो रिलेशन है वो नॉट यूनिक की कैटेगरी के अंदर चला गया। तो इसके अंदर पॉजिटिव रेजिस्टेंस भी है और नेगेटिव रेजिस्टेंस भी है, इसलिए ये जो आपका मटेरियल है इट विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये आपका जो मटेरियल है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। तो हमेशा आप याद रखेंगे जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट रिलेटेड विद द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो ये तीनों हेडिंग बनाने हैं और तीनों ग्राफ बनाने के बाद में थोड़ा थोड़ा इन ग्राफ्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है।